नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लखनऊ के अंदर लड़कियां धरने पर हैं। छोटी छोटी लड़कियां, स्कूल की लड़कियां हैं, ये धरने पर हैं। और धरने पर इसलिए हैं क्योंकि इनके स्कूल में टीचर्स नहीं है। पूरे देश में जिसको जेन अल्फा कहा जा रहा है, आप स्कूली बच्चे कह सकते हैं, स्कूली बच्चे अगर लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो इसकी कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो दिखाई दी 15 अगस्त के दिन, जो अलग अलग तरह की तस्वीरें आई, वीडियोस आई। कहीं घुटने भर पानी में बच्चे 15 अगस्त का परेड निकाल रहे हैं, कहीं कीचड़ में, मिट्टी में जो है परेड निकाल रहे हैं, कहीं कूड़े के ढेर पर झंडा फहराया जा रहा है। यानी उनके स्कूल का ग्राउंड जो है वो कूड़े का डंपिंग ग्राउंड बना है। और बाकी जगहों पे क्या क्या हो रहा है वो आपने अच्छी तरह से देखा होगा। हमारे एक दोस्त हैं अभी डांडिया, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने लिखा था कि अगर हिंदुस्तान का कोई एक भी स्कूल इस लेवल का हो जिस लेवल के जानवरों के अस्पताल हैं अमेरिका में, तो मुझे दिखाइएगा। यानी यहां पर जो स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की स्थिति है, वो जानवरों के जो चिकित्सालय होते हैं, जानवरों का जो हॉस्पिटल होता है, उससे भी खराब है। और ये सरकार समझ नहीं पा रही है कि जेन अल्फा का जो ये गुस्सा है, ये गुस्सा उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर खान, उन्होंने एक हिटलरी आदेश निकाल दिया कि स्कूल के अंदर कोई वीडियो बनाना, जाना, ये सब अलाउड नहीं है। इनको लगता है कि ऐसे तिनकों से तूफान को रोक लेंगे। और दरअसल यही वजह है, जो इनको लगता है कि तिनकों से तूफान को रोक लेंगे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के भाषण में शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, दिमागी नक्सल। उनका कहना है कि नक्सलवादियों को तो खत्म कर दिया, अब दिमागी नक्सल बचे हुए हैं। दिमागी नक्सल यानी जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो दिमागी नक्सल हो गए। तो मैंने कहा फिर आपके जो समर्थक हैं उनको दिमागी दंगाई क्यों ना कहा जाए, जो 24 घंटे नफरत और दंगे के बारे में सोचते रहते हैं। और सरकार के पास यही सब तमाशा है। वंदे मातरम को लेकर एक पूरा तमाशा चल रहा है कि वंदे मातरम पूरा गाना है। उसका कानून बना दिया गया कि वंदे मातरम को अगर आप पूरा नहीं गाएंगे, उसका कोई असम्मान करेंगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और पता नहीं क्या क्या है कानून में, तो कुछ भी ये बना सकते हैं। लेकिन जब संसद के अंदर वंदे मातरम गाना होता है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबके होंठ सिले होते हैं। रिकॉर्डेड वंदे मातरम गाया जाता है, इनमें से किसी को वंदे मातरम गाते हुए नहीं सुना जाता है। जब टीवी पर इनके प्रवक्ता आते हैं और कोई पूछ देता है कि वंदे मातरम गा कर सुनाइए, तो अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद जब सामने लैपटॉप खोल लेते हैं तो गाने की कोशिश करते हैं। और समझ में आता है कि इनको वंदे मातरम गाने नहीं आता, संस्कृत में है तो उसका उच्चारण नहीं कर पाते। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के ऊपर लगातार हमला किया जाता है, नेहरू जी को जिम्मेदार बताया जाता है। इनसे 2-3 सवाल पूछ लेने चाहिए। पहला सवाल तो यह पूछ लेना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने 1947 से पहले कभी वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। इसलिए नहीं गाया कि तब वंदे मातरम गाने पर लाठियां पड़ती थीं, और लाठियां खाने की, अंग्रेजों की लाठियां खाने की इनके पास हिम्मत नहीं थी। ये तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। तो उस समय जो इनके बड़े बड़े देशभक्त थे, उनमें से किसी ने वंदे मातरम नहीं गाया। आज इनको वंदे मातरम की याद आ रही है, नेहरू जी की याद आ रही है। मैं बता दूं जो नहीं जानते हैं कि आनंद मठ जिससे वंदे मातरम लिया गया था, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिखा गया था, मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया था। मैं बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजी राज में बड़े अधिकारी थे, कोई स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे आजादी के दीवानों ने वंदे मातरम सिर्फ नारा लिया, भारत माता की जय और वंदे मातरम को नारे की तरह लिया, कोई पूरा गाना नहीं गाता था। यहां तक कि भगत सिंह की जो पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर आती है, वंदे मातरम का नारा नहीं लगाती है। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो बंगाल के थे, उन्होंने जब अपना संगठन बनाया आजाद हिंद फौज, तो उसका नारा जय हिंद लिया, वंदे मातरम नहीं लिया। 1937 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने बंगाल की जो टीम थी उनसे पूछा था कि बताइए क्या किया जाए। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर फैसला किया था कि पहले 2 बंद गाए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद का जो बंद है, के बोले माँ तुम्हें अबले,
बहुबलधारिणी जो पूरा जो बनता है वो देवी का रूप आता है, और उन्होंने कहा कि ये धार्मिक गान में बदल जाता है, इसलिए बेहतर है कि इसके पहले के दो हिस्से गाए जाएं। कांग्रेस वही गाती थी और आजादी के बाद भी कांग्रेस वही गाती रही, देश वही गाता रहा, वही राष्ट्रगान बना। लेकिन ये लोग अब नए नए जो देशभक्त बने हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आधा क्यों हटा दिया गया। इनसे सवाल पूछना चाहिए कि पहला वाला जो आधा था वो आपने कभी क्यों नहीं गाया? पूरा गाना था तो पूरा क्यों नहीं गाया? क्यों जब आपने आरएसएस बनाई तो एक नया गीत लेकर आए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि? क्यों नहीं तब आपने वंदे मातरम को अपने गीत की तरह अपनाया? आरएसएस ने क्यों नहीं कभी वंदे मातरम गाया? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। लेकिन मोदी जी को दिमागी नक्सल सूझ रहे हैं। उसके बाद किरण रिजिजू आ रहे हैं। ऐसी मेंटल कंडीशन है कि 3 पॉइंट लिखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा पॉइंट भूल जाते हैं। पवन खेड़ा उसके मजे लेते हैं कि पहले अपनी नंबरिंग ठीक कीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। मैंने उसका भी जवाब दिया था, एक एक पॉइंट का जवाब दिया था। 370 की वो बात कर रहे थे। 370 कश्मीर से भारत को जोड़ने वाला आर्टिकल था और वो संविधान के अंदर था, तो उस पर कोई भी बहस जो हो सकती है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल बहस हो सकती है। कोई 370 का समर्थक है तो आप उसको विरोधी नहीं कह सकते। आप कहते हैं जो चिकन नेक को मरोड़ने की बात करते हैं, उसके लिए हमारे संविधान के अंदर पहले से ही धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, शब्द हैं। सेपरेटिस्ट कहा जाता है जो भारत के किसी भी हिस्से को अलग करना चाहते हैं। अब सवाल यह पूछना चाहिए कि जब पहले से संविधान में है तो एक नया शब्द लेकर क्यों आए? इसके अलावा भी वो बात करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं कि जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, तो रोज एक बाबा खड़ा होकर कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो बाबा ये कहता है हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो संविधान के खिलाफ है। पिछले चुनाव 2024 के चुनाव के पहले इनके कई नेताओं ने कहा था संविधान बदलना है, वो भी संविधान के खिलाफ है। संविधान की मुखालिफत करने वालों में आरएसएस का समर्थन करने वाले लोग ज्यादा हैं। जो सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाता है वो भी संविधान के खिलाफ है, क्योंकि सेकुलरिज्म हमारे संविधान में है। तो फिर क्या उनको भी प्रधानमंत्री मोदी दिमागी नक्सल कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे। इसीलिए पी चिदंबरम ने साफ साफ कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं, क्योंकि जो सोचने समझने वाला है, जिसके पास दिमाग है, जो हिंदू मुसलमान के खेल को नहीं मानता, जो देश के अंदर विकास की बात करता है, जो देश के अंदर बराबरी की बात करता है, जो देश की लूट के खिलाफ बोलता है, जो अदानी अंबानी की लूट के खिलाफ बोलता है, इनके हिसाब से सारे दिमागी नक्सल हैं। और जो इनकी ढपली बजाता है, दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, जो देश को टुकड़ों में बांटने की बात करता है। अभी एक बाबा का बयान कुछ दिन पहले आया था जिसमें कहा था कि देश का एक और विभाजन होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए। अब आप ये बताइए कि देश के एक और बंटवारे की बात करने वाला इनके हिसाब से दिमागी नक्सल है कि नहीं है? तो चल कुछ नहीं रहा है। मोदी जी लाल किले पे खड़े होकर नेहरू जी को याद कर रहे हैं, ये मजबूरी आ गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूवमेंट खड़ा है, सीजेपी वाले स्कूल स्कूल में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता इनके खिलाफ आवाज उठा रही है। राहुल गांधी से केस वापस ले लिया गया। सावरकर वाले मामले में एक केस था, वो केस चलाने के लिए जो परमिशन देनी थी वो यूपी गवर्नमेंट ने दी ही नहीं। क्यों नहीं दी? आपको लगा होगा योगी जी अचानक राहुल गांधी पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? मेहरबान नहीं हुए, मामला दूसरा है। सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने जो केस किया था, उस मामले में कोर्ट के अंदर ऐसी नाक रगड़नी पड़ रही है सात्विकी सावरकर को कि कभी कहते हैं कि सावरकर जी गाय को देवी नहीं मानते थे, कभी कहते हैं 7 बार माफी मांगी थी। हर चीज जो बात कही जाती थी सावरकर के बारे में, अब उनके पोते कोर्ट के अंदर स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट नहीं बदलते। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर, व्हाट्सएप पर झूठ फैलाकर काम चल जाएगा, लेकिन कोर्ट के अंदर आपको फैक्ट देना पड़ेगा और उसमें आप फंसेंगे। तो अगर माफी वीर कहा है राहुल गांधी ने और कोर्ट में मामला जाएगा, तो राहुल गांधी अब तो दूसरे कोर्ट में जो सात्विकी सावरकर ने कहा है उसको लेकर आएंगे और कहेंगे जो अंग्रेजों से 7 बार माफी मांग सकता है उसको माफी वीर नहीं कहें तो क्या देशभक्त कहें। और अगर जज साहब ने फैसला दे दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो माफी वीर लीगल टर्म बन जाएगा सावरकर के लिए, कोर्ट द्वारा सैंक्शन किया हुआ टर्म बन जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार राहुल गांधी पर केस चलाने से पीछे हट जाती है। तो हालत यह है कि सारा तमाशा जितना खड़ा हुआ था सब सामने आ गया। विकास 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 करते रहे
और जेन अल्फा के बच्चे, स्कूली बच्चे जिस तरह से सड़कों पर आए, जिस तरह से अपने स्कूल की उन्होंने दुर्गति दिखाई, उसके बाद इनके समझ में आ गया है कि अब लोग हिंदू मुसलमान से ऊब गए हैं और इनकी सरकार से भी ऊब गए हैं। आप पूरा भाषण देख लीजिए, पूरे भाषण में आपको कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, गोल गोल हवाई बातें। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, यह उनका पहला भाषण है जिस भाषण में कांग्रेस को कोसना वो भूल गए, कांग्रेस को गालियां देना भूल गए, नेहरू जी को कोसने की जगह नेहरू जी के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी को कोसना भूल गए और साथ में यह भी भूल गए कि बताएं कि हम 47 में ये करेंगे, 2047 में ये करेंगे, 3047 में। अब मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो 100, 200, 500 साल तो जिंदा रहेंगे ही, तो 2047 से आगे बढ़कर वो 3047 की भी बात कर सकते हैं कि 3047 में हम देश को यहां ले जाएंगे। लेकिन अभी देश को कहां लेके गए हैं उस पर कोई बात नहीं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, रील पे रील बना के बातें कर रहे थे, लेकिन जेनजी के मूवमेंट पर ढंग से बात करने के लिए कुछ नहीं मिला। आज की कहानी है, खबर यह आई है कि यूजीसी का एग्जाम जो होता है, जिसको पास करने के बाद लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई और उनकी परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी। यह भी एनटीए कराता है। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी एनटीए की हालत यह है, जो एनटीए नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है, उसकी हालत यह है कि यूजीसी का एग्जाम जिसमें कोई करोड़ों बच्चे नहीं बैठते हैं, एमए में 55% होगा आपका, तब आप यूजीसी देते हो, तो आप सोच लीजिए कितने बच्चे बैठते होंगे। वो भी एग्जाम ढंग से नहीं करा पा रही है एनटीए। इसके पहले भी यूजीसी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, उस पर एक शब्द नहीं बोले कि आखिर पेपर घोटाले क्यों हो रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोले। बोलते क्या है कि बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग कराई जाएगी। अरे कोचिंग तो गली गली पहले से ही भरी हुई है, आप एक और ऑनलाइन कोचिंग करा देंगे, उसमें घपले के अलावा और कुछ नहीं होना है। आप कोचिंग खोलेंगे, 6 महीने बाद आएगा कि उसमें करोड़ों खर्च कर दिए गए और हासिल कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आपने सड़कों की बड़ी बड़ी बातें की, सड़कें सामने आती हैं और उसमें हासिल कुछ नहीं होता। तो घूम फिर के हिंदू मुसलमान पर लौटना है, वंदे मातरम के बहाने, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। लेकिन ये जो बच्चे स्कूलों के सड़क पर आए हैं, ये वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए हैं। वंदे मातरम कोई पूरा गाए, कोई अधूरा गाए, इस देश में कभी रोक नहीं थी। बहुत सारे स्कूलों में पूरा गाया जाता था, कोई रोकने नहीं आता था। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई अधिकारी आकर यह नहीं कहता था कि तुमने पूरा कैसे गा दिया, देश की आजादी है, पूरा गाना हो पूरा गाओ। लेकिन संविधान शुरू के 2 बंद गाने को कहता था, तो सरकारी प्रोग्राम्स में 2 बंद गाए जाते थे। वो 2 बंद तक तो लोगों को याद नहीं हुए। और इनकी हालत यह है कि एक मुकेश खन्ना करके एक एक्टर है, और वो एक्टर कहता है कि राष्ट्रगान को बदल देना चाहिए। पहले तो उसको राष्ट्रगान और गीत के बीच में फर्क नहीं पता है। वो जनगण मन को हटा देने की बात करता है और कहता है कि एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में उसको गाया गया था। अब बताइए, एलिजाबेथ तब बच्ची रही होंगी जब उसको गाया गया होगा, लेकिन उनके हिसाब से एलिजाबेथ। आरोप लगाया था जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। एक डिटेल वीडियो बनाकर, वो वीडियो आज मैं सोशल मीडिया पे फिर डाल दूंगा, एक डिटेल वीडियो बनाकर मैंने बताया था कि ये एक झूठ है जो संघी लगातार फैला रहे हैं, क्योंकि उनको जनगण मन पसंद नहीं है, क्योंकि उनको कोई ऐसी चीज पसंद नहीं है जो देश के हित में हो। सब मिला जुला कर गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है और करना धरना कुछ नहीं है। लेकिन अब जनता साफ साफ देख चुकी है और दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ। सोशल मीडिया पर जाके जो ये लोग लिख रहे हैं उसके जवाब पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है कि जनता को दिखाई दे रहा है और विपक्ष कम से कम हरकत में दिखाई दे रहा है, लगातार आवाज उठाता हुआ दिख रहा है। और यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी दिक्कत है। कहां तो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कर रहे थे, जो अपने आप में बेहद नॉन डेमोक्रेटिक है, कि एक दल को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं। यह अपने आप में दिमागी नक्सल होना है, जिसमें एक पूरी की पूरी ऐसी पार्टी जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है उसको आप खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन खत्म तो क्या ही कर पाएंगे, पार्टी लगातार बोलती, लड़ती और मजबूत होती हुई दिखाई देती है। किसी को क्यों खत्म होना चाहिए, बीजेपी को भी नहीं खत्म होना चाहिए। हम कहें कि संघ की जो सोच है, मुस्लिम लीग की जो सोच है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी जो कट्टरपंथी सोच है उसको हमको खत्म करना है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आप कहिए किसी पार्टी को ही खत्म कर देना है, यह तो हत्यारी सोच है। यह तो बहुत साफ साफ एक ऐसी सोच है जो तानाशाह के अंदर हो सकती है। और ऐसे ख्वाब हिंदुस्तान में पूरे नहीं होते हैं, यहां कोई खत्म नहीं होता है। यह देश सबको साथ लेकर चलने वाला है और साथ लेकर लगातार चलता रहेगा।
और इसीलिए देखिए अच्छे अच्छों के सुर बदलने लगे हैं। रामदेव का एक बयान वायरल हो रहा था, कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू में 99% तक घोटाला हो रहा है और ये भी कहते हैं कि ये सब अपमानजनक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है, फलाना है, ढिमका है, सारी बातें करते हैं। कहते हैं ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना दलित, ना आदिवासी, असल में देश का बचपन खतरे में है, देश की जवानी खतरे में है, फला ढिमका, ये सब कहां से आता है? सरकार की भक्ति करने वाले रामदेव, झूठ बोलने वाले कि एक बार मोदी सरकार आ जाएगी तो स्विस बैंक से सारा पैसा हो जाएगा, वापस आ जाएगा इंडिया में, डॉलर की कीमत इतनी हो जाएगी, फला इतना हो जाएगा, ये सारी बातें करने वाले रामदेव अगर अपनी जुबान बदल रहे हैं, अगर अपना टोन बदल रहे हैं तो क्यों? इसलिए नहीं कि वो सुधर गए हैं। करोड़ों की जमीन मिट्टी के मोल मिली है उनको, इस सरकार से फायदे ही फायदे मिले हैं, कहीं बदलने वाले नहीं हैं। कल तक हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, आज ये सब बातें कर रहे हैं। हुआ बस इतना है कि बच्चे और युवा जिस तरह से सड़क पर आए हैं, कोई उनको नाराज नहीं करना चाहता। ये जानते हैं कि एक बयान आया और बच्चों ने बहिष्कार की बात कर दी इनके प्रोडक्ट की, तो वो अपने माँ बाप को इनका कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं देंगे। लेकिन ये डर अच्छा है, लेकिन ये बदलाव, जो बदलाव नहीं है वो भी अच्छा है। डर से ही कम से कम सच तो बोल रहे हैं और आप देखिएगा आने वाले वक्त में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी डर के मारे नहीं बोल रहे हैं वो सच में बोलना शुरू करेंगे। डर खत्म हो गया है। 200-400 लोगों को और जेल में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डर खत्म हो गया है और राजा का डर जब खत्म हो जाए तो वो डर राजा के अंदर भर जाता है। और 15 अगस्त का भाषण देते हुए राजा डरा हुआ लग रहा था। चाहिए तो दोबारा आवाज बंद करके चलाकर देख लीजिए। और यही इस देश की सबसे बड़ी सफलता है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। कोई प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, उसको महाशक्तिशाली नहीं होना चाहिए, उसके मन में जनता का डर होना चाहिए। यही लोकतंत्र की जीत होती है। बाकी मुद्दों पर आगे लगातार बात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।